हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो हमने ये सीरीज शुरू की थी जिसमें हम देख रहे थे कि 10th से बेसिक फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या थे, मतलब लास्ट और उसके पहले साल के जो भी क्वेश्चन पेपर है आपके, तो उसमें फिजिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन थे तो वो हम देख रहे थे। ओके, तो उसमें एक पार्ट हमने शायद कंप्लीट भी किया है, तो ये वाला थोड़ा देर से आया है। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, यह 2022 का जो भी क्वेश्चन पेपर था, तो उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे ना, तो उसका ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मैंने किया है, वो कुछ क्वेश्चन किए हैं 11 तक कुछ। ओके, तो एक बार वो भी आप देख लीजिए, फिर बाद में इस वीडियो पर आइए, ठीक है? चलो, तो आज हम शुरू करते हैं वही नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये वाला कर लिया था, तो ये सब क्वेश्चन हमने किए थे। तो आज हम करेंगे 12th। ओके, ईयर 2022 का 12th क्वेश्चन, उसका ए और उसका फर्स्ट। तो सब देखेंगे हम, डोंट वरी। जस्ट मिनट, यहाँ पर मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट करता हूँ। ये ओके। हाँ, तो पहले क्वेश्चन हमें अच्छे से रीड करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो हमें डिफाइन करना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर को, एंड उसका एसआई यूनिट लिखना है। 0.5 आधे मार्क का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो लेट्स डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इलेक्ट्रिक, लेट्स से पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इट इज नथिंग बट रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, सिंपली यू कैन राइट डाउन लाइक दिस और एल्स। इसके अलावा ये भी उसमें ऐड कर सकते हैं, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये एक हमारी डेफिनेशन हो गई, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, एक मिनट, इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। और इसमें अच्छा रहेगा कि आप क्या करो कि उसका फॉर्मूला भी लिखो। तो इलेक्ट्रिक पावर का हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। लेट्स से रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम यूनिट, टाइम पर यूनिट टाइम। ओके, एंड इसका ऐसा यूनिट क्या है, फिर एनर्जी का यूनिट होता है जूल, टाइम का होता है सेकंड, से जूल पर सेकंड, दैट इज व्हाट वॉट, दैट इज व्हाट वॉट। ओके, हाँ। तो व्हाट वॉट नहीं, वॉट है। सो ये सा यूनिट ऑफ नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पर अपना एक पॉइंट भी कर सकते हैं, ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड। ये सा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, किसी भी पावर का ऐसा यूनिट वॉट ही होता है, याद रखो, इलेक्ट्रिक पावर। तो ये क्या होगा फिर, जूल पर सेकंड, और दैट इज कॉल्ड एज वॉट। ओके, एंड दैट इज नथिंग बट जूल पर सेकंड। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, जूल पर सेकंड। सो इट मीन्स 1 watt of electric power, which means the 1 joule of energy transfer in 1 second of time। ठीक है, तो इतना लिखा लिखा तो काफी है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार एक काम कर लो, ये पॉज करके लिख लो। चलो पॉज करो, लिख लो। तो अब मैं करने जा रहा हूँ ये वाला इरेज। ठीक है, अब ये फर्स्ट, अब ये उसका सेकंड है। टू बल्ब्स रेटेड 100 watt एंड 220 watt एंड 60, सॉरी, 100 watt एंड 220 वोल्ट है। तो एक बल्ब है, उसका रेटिंग है 100 watt एंड 220 वोल्ट। दूसरा वाला है 60 watt एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक मेंस ऑफ 220 वोल्ट। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब्स फ्रॉम द मेंस। तो सिंपली कनेक्शन देखो क्या है ये आपका। तो यहाँ पर एक बल्ब है, ओके, ऐसे दो बल्ब है। ये पैरेलली कनेक्टेड है। ओके, जिसका मेंस का सप्लाई कितना है, ये है 220, इन दोनों का कंबाइनली। हम्म, ठीक है। नाउ फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब्स फ्रॉम द मेंस। तो हर एक में कितना करंट फ्लो करेगा। इसमें कितना करेगा, लेट्स से I1, इसमें कितना करेगा I2। दोनों भी 220 वोल्ट पर काम कर रहे हैं। इसका पावर दिया है 100 watt, दूसरे का दिया है
60 वोल्ट। सो फॉर फर्स्ट बल्ब, लेट्स राइट फॉर फर्स्ट बल्ब। तो पहले बल्ब का पावर कितना है, P इज इक्वल टू है 100 वॉट, और उसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। तो उसका करंट कितना आएगा, पावर का फॉर्मूला क्या है हमारा, पावर का है P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो आपका करंट का बनेगा P डिवाइडेड बाई V। ये पहला वाला लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली आपने सीधा ये लिखा I इज इक्वल टू P/V, तो चलेगा, नो इशू। तो P कितना है यहाँ पर, पावर 100 डिवाइडेड बाई वोल्टेज कितना है इसमें 220। तो ये कितना आ जाएगा फिर, 5 जा 11 जा, हम्म, ये आएगा आपका 5/11, which means let's say 0, then 4 za, then remain 6, 4 6 something. Let me do the calculation here. 5 4 5, then यहाँ पर है 4 5, so 0.45 राउंड अप लिख सकते हो। So current will be 0.45 ampere in the first, so I1 will be that 0.45 ampere. Okay. Next, आप ना एक एक के नीचे एक लिखो ये, ऐसे लाइन निकाल के मत लिखो। फॉर सेकंड बल्ब, अब सेकंड बल्ब के लिए भी पावर कितनी है यहाँ पर, 60 वॉट है, और वोल्टेज सेम है 220 वोल्ट। तो आपका फिर से वही करंट का फॉर्मूला, लेट्स से I2 होगा पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। पावर आपका कितना है 60 डिवाइडेड बाय ये होगा 220, तो 6/3 जा 11 जा, सो 3/11। तो ये कितना आएगा आपका, 3/11 निकालो, 0.27, 0.27 है, तो 0.27 लिख सकते हो राउंड अप करके। ये आपका I2 0.27 एम्पियर। क्लियर। सो फाइंड द करंट ऑन बाय द बल्ब्स फ्रॉम द मेंस। आपको ये नहीं पूछा कि इस कनेक्शन में कितना टोटल करंट है इस सर्किट में, आपको हर एक का पूछा है, तो सिंपल ये इससे निकाल सकते हो। ओके। और अगर आपको ठीक है ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ पर 0.5 का ही है ना क्वेश्चन, तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही पूछा है। और यहाँ पर लिखा भी है फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब्स, बल्ब्स ने, उन दोनों बल्ब्स ने फ्रॉम द मेंस। तो मेंस जो करंट है, मेन करंट है ना उसमें, जो भी मेन करंट है ना, तो उसमें से उन बल्ब्स ने कितना लिया है, तो इतना ही निकालना है आपको। चलो ठीक है, तो ये वाला भी पॉज करके लिख लो, और कंप्लीट सेंटेंस में भी लिख सकते हो करंट। और आपको सिर्फ लेट से कि आपको अलग अलग निकालना है, तो दोनों का एडिशन भी कर सकते हो। अलग अलग मतलब दोनों का मिला के निकालना है, तो 0.45, तो ये 0.72 होगा टोटल। चलो ये भी एक काम कर लो, ऐड कर लो वहां पर। टोटल करंट इन अ सर्किट विल बी I is equal to I1 plus I2, that is what, 0.45 plus 0.27, that will be 0.72 ampere. Okay. And for individual bulbs, 0.45 ampere and 0.27 ampere. That's it. तो ऐसा आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी एक बार पॉज करके लिख लो, समझ लो पहले क्वेश्चन क्या है, रीड करके क्या क्या सॉल्व किया है, कैसे लिखना है ये सब। ठीक है चलो। ओके, नाउ लेट्स टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन। वही 12th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 बी, और उसका फर्स्ट है स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यहाँ पर हमें पहले एक्सप्लेन करना है, पहला पॉइंट है इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। चलो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बताता है हमें कि वट एवर द हीट प्रोड्यूस्ड इन एनी सर्किट, हीट लॉस भी बोल सकते हो और सिंपली हीट प्रोड्यूस भी बोल सकते हो। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन एनी सर्किट, इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट
then resistance and the time required for it, or the specific time. Okay, so Joule's law of heating आप कैसे लिख सकते हो? It states that heat produced in any conductor or wire is directly proportional to the product of square, just a minute, ये क्या लिखा मैंने, square of the current flowing through it, flowing in a wire, resistance and resistance in a given time. Okay, in a given time or in specific time you can say. So ये वाला आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, इसका अपना सीधा रिलेशन भी लिख सकते हो मैथमेटिकली. So therefore heat energy or heat produce is that will be I square R T, I square R T. तो ये आपका यहाँ पर बनेगा क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ठीक है. अब सेकंड उसमें क्या दिया, एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली व्हेन एन अप्लायंस ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ वोल्टेज वी एंड द करंट आई फ्लोज थ्रू द फॉर अ टाइम टी. तो वही वाला हमने रिलेशन ऑलरेडी लिखा है, फिर भी हम लिखते हैं मैथमेटिकल रिलेशन, रिलेशन ऑफ दिस लॉ will be h then I square r t, or you can also write it as v square by hmm, or v I t. So these three can be the equations. ओके, तो ये वाला पॉज करके लिख लो. ठीक है. अब उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 12th बी का सेकंड है ये. दिस इज फॉर 1.5 मार्क्स. तो इसमें क्या कहते हैं, अ 5 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी दैट इट डिसिपेट्स एट एज अ हीट. तो अभी हमने जो लॉ पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो इसके ऊपर ही हमें ये सॉल्व करना है क्वेश्चन. तो क्या क्या गिवन में है देखो, पहले गिवन में क्या कह दिया है, 5 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू, रेजिस्टेंस इज गिवन, सो आर इज गिवन एज 5 ओम एंड अक्रॉस द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट. तो वोल्टेज कितना है बैटरी का, 6 वोल्ट. Calculate the energy that it dissipate as heat. So we need to find out heat here, and time is given that as 10 second. तो सिंपली आपको V दिया है, देन R है, T है. सो यू कैन यूज फॉर्मूला. अभी हमने तीन रिलेशन देखे थे हीट के, तो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी. तो वी कितना है 6, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कितना है 5, इंटू टाइम कितना है 10, 5 2 10, 36 into 2, so it will be 72 जूल. ओके, तो बहुत सिंपल है ये वाला. So you can write heat energy dissipated will be 72 जूल. ये वाला क्वेश्चन भी पॉज करके इसका आंसर लिखो, फिर बाद में हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे.
ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन पेपर का। क्या है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, वहां पर मार्क्स के एलोकेशन भी है, देखो। अ स्टूडेंट फिक्सेस a sheet of white paper on a drawing board using some adhesive materials. She places a bar magnet in center of it and sprinkles some iron fillings uniformly around the bar magnet using a salt sprinkler. On tapping the board gently, she observes that iron fillings have arranged themselves in a particular pattern. तो ये वाला यहाँ पर सिचुएशन दिया है, मतलब एक्सपेरिमेंट दिया है कि एक वाइट पेपर है, ओके, देन उसमें एक बार मैग्नेट है, उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रखा है, तो बार मैग्नेट के साइड में उसने क्या किया कि शी स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ओवर इट यूनिफॉर्मली, ओके, हर जगह वहां पर। और फिर बाद में जैसे उन्होंने टैप किया उस बोर्ड को, व्हाइट शीट को, तो क्या हुआ, शी फाइंड सम द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ दैट आयन फिलिंग, ओके, अराउंड द बार मैग्नेट। तो जो भी आयन फिलिंग है वो बार मैग्नेट के अराउंड एक स्पेसिफिक व्हाट वी कैन से द स्ट्रक्चर में आई है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ए क्या है, ड्रॉ द डायग्राम टू शो दिस पैटर्न। तो आपको वो पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ करना है, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर अलग सा जो भी पेज है उसमें, चलो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो भी था, तो उसमें क्या कहा था कि A1 में कि वी नीड टू ड्रॉ दैट पैटर्न, ओके। तो लेट सपोज वी नीड टू फर्स्ट ड्रॉ द बार मैग्नेट। तो आपके पास यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, ठीक है। अब ये पैटर्न कैसे बनेगा, ये बनेगा, हमें पता है कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड ये इस तरह होती है। आप थोड़ा अच्छे से भी यहाँ पर कर सकते हो, और बीच में पैरेलल होगी, क्योंकि दो तीन पैरेलल लाइन निकाले तो भी चलेगा। ठीक है। और भी कुछ हम यहाँ पर निकालते हैं। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सो दैट इज व्हाट अ पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द आयन फीलिंग अराउंड द बार मैग्नेट। अब याद रखो, नॉर्थ पोल से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलनी चाहिए, ओके। हाँ, एंड एंड इट शुड बी एंटर इन द साउथ पोल, ओके। तो ये यहाँ पर होगा आपका, ये आपका होगा नॉर्थ पोल, ये आपका होगा साउथ पोल, ओके। सो ये नॉर्थ एंड साउथ, सो नॉर्थ से बाहर निकलेगी, साउथ में एंटर करेगी ये, ठीक है। एंड यहाँ पर आप ऐसे दिखा सकते हो। चलो अब हम्म, पहला वाला देखो, सेकंड कौन क्या है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट शोइंग दैट पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट। ये भी हमने उसमें ही दिखा दिया है। इसमें भी पोल्स है, देखो, दीज आर द टू पोल्स। ये हमारा नॉर्थ पोल है, और ये यहाँ पर साउथ पोल है। अपने सिंपल यहाँ पर नॉर्थ साउथ लिखा तो भी चलेगा। सिर्फ डायरेक्शन अच्छे से याद रखो, आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी नॉर्थ टू साउथ, ऐसी रहेगी, नॉर्थ टू साउथ रहेगी। एंड इनसाइड द मैग्नेट आपको साउथ टू नॉर्थ दिखेगी वो। सेकंड देखो, तो ये भी किया हमने, B1 उसमें ही है, A एंड B यहाँ पर लिख सकते हो, और यहाँ पर शो कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पैटर्न ऑफ आयन फिलिंग्स। वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड पैटर्न ऑफ आयन फिलिंग सेम ही है। ओके, लेट्स सी दिस C1। उसमें दो क्वेश्चन है, फिर हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डिटरमाइंड यूजिंग द फील्ड लाइंस, एंड हाउ डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट क्रॉसिंग ईच अदर। ठीक है।
सी वाले क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या कहा है कि पहले हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, आउटसाइड द मैग्नेट। सो कैसे, आप यहाँ पर एक कंपास रख सकते हो, यू कैन प्लेस अ कंपास ओवर द एनी दैट पैटर्न। तो कंपास का जो भी नीडल होगा ना, तो वो आपको एक डायरेक्शन दिखाएगा, ओके। अब वो डायरेक्शन क्या होगी, देखो कि अब आउटसाइड द मैग्नेट जो भी फील्ड लाइन है वो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, राइट। अगर उसमें आपने यहाँ पर एक कंपास रखा, लेट्स से यहाँ पर आपने एक कंपास रखा, तो इस कंपास का जो भी नॉर्थ पोल है ना, वो साउथ पोल की डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ एंड साउथ विल गेट अट्रैक्टेड। सो ये नॉर्थ ऐसे दिखाएगा और साउथ इस डायरेक्शन में दिखाएगा, क्लियर। तो आपको इससे समझ में आएगा कि अगर ये कंपास का नॉर्थ है, इसका मतलब ये उस बार मैग्नेट का उस डायरेक्शन में बार मैग्नेट का साउथ होगा, ओके। अगर ये उसके अपोजिट में, लेट्स से ये कंपास का साउथ है ये वाला, तो उसकी डायरेक्शन में उसका मैग्नेट का बार मैग्नेट का नॉर्थ होगा, क्लियर। सो फ्रॉम दैट आप ना यहाँ पर भी रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल पोल का जो भी अट्रैक्शन रिपल्शन का रूल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ओके। तो आपको ये लिखना कैसे है, फर्स्ट वी कैन प्लेस कंपास, magnetic compass on a field lines or that pattern, you can say, or pattern of iron filling, okay. Then because of magnetic force of attraction and repulsion, magnetic force of attraction or repulsion, needle of the compass will arrange itself in a specific direction. From that we can conclude the direction of magnetic field, ओके। अब उसमें सेकंड में, सेकंड क्या था, तो मैंने चेक करता हूँ उसका सेकंड है क्या ये। Why these two magnetic field lines not crossing each other? Why they do not cross each other? इसमें लिखो। अब ये पहले समझ लो कि वो क्रॉस क्यों नहीं करते। लेट्स से कि अगर ये वाली एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और एक लेट से दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई, ये वाली एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो यहाँ पर एक जंक्शन पॉइंट बनेगा, ओके। अब इस पॉइंट पर अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट की, तो आपको दो डायरेक्शन मिल रही है यहाँ पर, ओके। लेट से ये वाली डायरेक्शन, ये फर्स्ट डायरेक्शन, और ये सेकंड डायरेक्शन। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी कुछ एक ही डायरेक्शन हो सकती है, राइट। मतलब एक पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन हो सकती है, बट अगर एक कोई पॉइंट है तो आपको एक ही डायरेक्शन वहां पर मिलेगी। तो इस पॉइंट पर अगर उसका जंक्शन हो रहा है, तो इस जंक्शन पर आपको दो अलग अलग डायरेक्शन मिल रही है। एट दैट पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड इज शोइंग टू डिफरेंट डायरेक्शन, सो दैट इज व्हाट कॉन्ट्रडिक्शन, ये पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये भी सिंपल है। और आप टैंजेंट रूल भी आपको पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे आपको फाइंड आउट करनी है, तो इससे भी आप निकाल सकते हो कि इस पॉइंट पर आपको दो डायरेक्शन मिल रही है, और ये पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर व्हाट वी कैन से, द नॉट क्रॉसिंग ईच अदर। सेकंड, magnetic field lines are because they cross
ओके, सो ये वाला आप आंसर लिख सकते हो उसमें। उसका नेक्स्ट पॉइंट करके लिख सकते हो ऐसे। हम्म, अब उसमें ना सेकंड भी एक है, और क्वेश्चन, और वाला क्वेश्चन है दूसरा। तो ये क्या है देखेंगे। Uh, how are the magnetic field lines of a bar magnet drawn using a small compass needle? Draw one magnetic field lines on both side। तो इसका और इसका ये आंसर सेम ही है। फर्स्ट वाला वी कैन प्लेस, और उसका जो सेकंड है ना वो सिर्फ मैं लिखूंगा यहाँ पर देखो। ये इसका सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है ना तो उसका आंसर सेम ही है, लेकिन सेकंड में उन्होंने कहा है कि यू नीड टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन बोथ साइड ऑफ द मैग्नेट। ये तो हमने निकाली है ऑलरेडी। ओके, तो दूसरा का आंसर एक्स्ट्रा लिखने की आपको जरूरत है, लेकिन मुझे तो नहीं है, आप समझ लो। उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर ये वाला होगा, दिस वन। और उसका जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर ये डायग्राम होगी। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट 5 मार्क का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर है, ये ए एंड बी का आंसर है। ठीक है, और सी, एंड सी में दो जो है वो आंसर मैंने यहाँ पर लिखे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो, सो विल वाइंड अप दिस क्लास, दिस सेशन। और नेक्स्ट क्लास में शायद ट्राई करेंगे कि कुछ 23 का या 21 का जो क्वेश्चन पेपर है ना वो हम सॉल्व करें। ओके, फुल डिटेल्स में देखेंगे। चलो, टिल देन बाय बाय ऑल, टेक केयर।